कश्मीर में दहशतगर्दों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्रीनगर में दहशतगर्दों ने एक 40 साला वकील का उनके घर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। वकील बाबर कादरी एक मशहूर चेहरा थे और कश्मीर मामलों की डिबेट में अक्सर दिखते थे। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द उनके घर पहुंचे, उन्हें आवाज दी। बाबर कादरी उनसे मिलने के लिए जैसे ही घर के बाहर आए और अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो दहशतगर्दों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बाबर कादरी के सरेआम कत्ल से जहां इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं उनके इस कत्ल की चौतरफा मजम्मत हो रही है। बाबर कादरी पर 2018 में भी हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। कादरी साहब अपने घर में बैठे हुए थे। उनके घर में 2 क्लाइंट आया है। दोनों के हाथ में फाइल था और नकाब बंद था, पूरा मास्क लगाए हुए थे। और वकील साहब को बुलाया और बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट का केस है, आपसे सजेशन लेना है। जो ही वकील साहब नीचे उतरे तो अंधाधुंध पिस्टल से फायर किया। उसके सर में 4 गोली पिस्टल से फायर किया। उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनका डेथ हो गया। आदेश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें। कौन सा मिलिटेंट, कौन सा आउटफिट मिलिटेंट का इन्वॉल्व है, उसको जल्दी से पता करके उनको हम लोग अरेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। अरेस्ट नहीं होगा तो इनकाउंटर में यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह केस हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। बाबर कादरी के कत्ल पर सियासी पार्टियों ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लगातार कत्ल हो रहा है, निहत्थे और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरीके से कल बाबर कादरी जो एडवोकेट थे तो उनके ऊपर कुछ बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई, तो उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो आप कैसे देखते हो, क्योंकि दूसरा अटैक है ये, उससे पहले ही एक दिन बीडीसी चेयरमैन को बडगाम में मारा गया था और तुरंत बाद इस तरीके के जो हमले हैं वो लगातार 2 दिन में देखने को मिले। देखिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जो भी यहाँ कोई बेगुनाह मरता है, चाहे वो यहाँ का पुलिस वाला मरे, सिविलियन मरे, यहाँ का बच्चा मरे, यहाँ का कोई भी जो है सेपरेस्ट मरे, आर्मी वाला मरे, हमारा दिल रो रहा है कि यहाँ पे ये खून खराबा बंद होना चाहिए। तो हम यही बार बार कह रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। 5 अगस्त के बाद यहाँ हालात ज़्यादा ख़राब हुए। आज 90s से भी ज़्यादा हालात यहाँ ख़राब हैं। इन चीज़ों को ज़ोर ज़बरदस्ती हम रोक नहीं पाएंगे। अगर यहाँ हालात ठीक करने हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सबके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके ये खून खराबा रुक सकता है। तो ट्वीट भी उन्होंने किया था, ट्वीट के ज़रिए उन्होंने बताया था कि हमें खतरा है जान का, तो उसके बावजूद उसकी जान बचा नहीं सकी। तो आप क्या कहना चाहिए, कहीं ना कहीं पुलिस के जो किसको मानी जाए कि खतरे की, पहले उन्होंने कहा कि ट्वीट करके कि मुझे इस तरीके का खतरा है, उसके बाद अटैक भी हुआ उसके बाद। देखिए, यहाँ सारे लोग जो है, कौन यहाँ सेफ है? यहाँ सब लोग जो है, पता ही नहीं होता है दूसरे दिन क्या होना है। यहाँ हालात इतने ज़्यादा ख़राब है। इनका ये दावा कि यहाँ हालात ठीक है, यहाँ लोग जो है बिल्कुल अच्छे अमन चैन के साथ है, ऐसा नहीं है। घरों में लोग महसूर है पिछले 1 साल से। यहाँ पर जो है दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है, आप देखो किस तरह यहाँ बेदर्दी से मारे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उसके साथ साथ कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसे जो है हल करना होगा। जितने भी नेबर्स हैं उन सब से बात करनी होगी। यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी होगी। तो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उन्हें छोड़ना होगा। जहाँ भी जितने भी लोग बच्चे वगैरह बंद हैं जेलों में, बाहर के यहाँ के जेलों में, उन सबको छोड़ना होगा। एक माहौल तैयार करना होगा। उसके बाद जो है हर एक स्टेक होल्डर से बात करके ही मसला हल हो सकता है। किलिंग को कैसे देखते हो? देखिए, यहाँ जो है किस दिन किलिंग नहीं होती है। कभी यहाँ कोई बच्चा मरता है, कभी यहाँ कोई बुज़ुर्ग मरता है, कभी हमारी कोई बहन मरती है, कभी कोई लॉयर मरता है, कभी कोई और मरता है। हम हर एक इंसान जो भी यहाँ बेगुनाह मरता है उसकी मजम्मत करते हैं। इस कत्ल को लेकर कश्मीर में कई तरह की चर्चाएं और चिमीगोइयां हैं। दरअसल बाबर कादरी कुछ दिनों से मुबैना तौर पर कुछ लोगों के निशाने पर थे। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही कादरी ने एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया था और पुलिस को जान का खतरा होने की बात कही थी। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट।
बाबर कादरी को उनके गांव शेखपुरा कंजर तनमर्ग में सुपुर्द खाक किया गया। उनके आखिरी सफर में हजारों अफराद ने शिरकत की। वाज़ेह है कि श्रीनगर में नामालूम हमलावरों ने एडवोकेट बाबर कादरी को गोली मारकर हलाक कर दिया था। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो एडवोकेट बाबर कादरी को उनके गांव शेखपुरा कंजर में तनमर्ग में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कि मैं यही कहूँगा कि जो दर्द है, जो सदमा है, बियॉन्ड वर्ड्स है, शायद अल्फाजों में हम बयान नहीं कर पाएंगे। बस ये कहेंगे हम कि जो इनके एंजल्स छोटी बच्चियाँ जो थी, दे हैव लॉस्ट ए केयरिंग फादर। इनके जो वालिदीन हैं, दे हैव लॉस्ट ए वेरी केयरिंग सन एंड ही वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी ब्रेव, वेरी कॉरेजस और वेरी आउटस्पोकन। बाबर साहब के साथ किसी को भी कोई भी इख्तिलाफ हो सकता था, लेकिन सभी को ये बात माननी पड़ेगी कि बाबर साहब ने एक शेर की ज़िंदगी जी ली और शेर की तरह इस दुनिया से गए। उनकी हिम्मत को, उनकी इस्तिकामत को और उनके जज्बे को हम सभी को दाद देना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। That he was a lion, he lived like a lion and he died like a lion. रहमान इंशाल्लाह रहमान क़यामत तक उनका नाम जो है, जो कश्मीर की तारीख है, उसमें याद रखा जाएगा। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बाबर साहब की जो मौत है वो एक शहादत की मौत है। और इसी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फारूक वानी, हमारे रिपोर्टर श्रीनगर से फोन लाइन पर जुड़ गए। उनसे मजीद बात करेंगे। फारूक वानी, बाबर कादरी किस तरह की विचारधारा के थे, किस तरह के ख्यालात के थे, हम सभी जानते हैं। और जिस तरह की वो बातें रखा करते थे, कहा करते थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि कश्मीर में क्या कोई भी महफूज नहीं है? किसी को भी, आम आदमी को भी घर के बाहर अगर वो निकलता है तो उसे गोलियों से यूं ही भून डाला जाएगा, और चाहे वो किसी भी तरह की बात करता हो। ये बाबर कादरी तो लगातार हुर्रियत की भी मुखालफत करते नजर आए थे और लगातार हुर्रियत को निशाने पर रखते थे। जी बिल्कुल, बाबर कादरी अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो और वहाँ पे भी वो स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने 2008 में जो जे.एंड.के हाई कोर्ट में अपनी जो प्रैक्टिस है वो शुरू की, और 2012 में उसने शुरुआत की और वकालत के तौर पर वो सामने आए और लगातार लोग उसकी पैरवी कर रहे थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जो कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था, जो एक व्यक्ति की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि उसको उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा है, और ट्वीट भी किया था उन्होंने। लेकिन वो ट्वीट उन्होंने जम्मू कश्मीर जोन पुलिस जम्मू को किया था, जिसकी वजह से आईजी ने अपनी आज बयान कहा और प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही कि जो उसने ट्वीट किया था वो हमने जो जम्मू कश्मीर पुलिस के श्रीनगर सेल को नहीं किया था, बल्कि कश्मीर जम्मू जोन में किया था, जिसकी वजह से हम ये समझ नहीं पाए कि अगर वो ये ट्वीट सही कश्मीर जोन को करते तो शायद हम कोई कार्रवाई उस पर करते, लेकिन हमें उस बारे में फिलहाल बातें पता चला। तो फिलहाल इस सिलसिले में एक सिटिंग कमेटी भी बैठाई गई है, आज में बैठक भी दी गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी और अन्य जो हजरत वाल एसपी जहाँ वो क्षेत्र आता है उसके और समेत कई जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो उसमें मौजूद थे। तो उसमें जांच के आदेश दिए गए और कहा गया कि कुछ दिन में इस केस को मजीद आगे ले जाया जाएगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सैयद अब्बास मेहंदी भी जुड़ गए, जी सलाम के आउटपुट हेड, उनसे मजीद बात करेंगे। सैयद अब्बास, जिस तरह से बाबर कादरी को भी निशाने पर ले लिया गया, सभी जानते हैं कि वो किस विचारधारा के थे। वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया बोलते थे, लेकिन एंटी हुर्रियत भी बोला करते थे। तो हम कैसे देखें, क्या हुर्रियत की मुखालफत करना भी, हुर्रियत जो जिस पार्टी जो अपने आप को एक सियासी तंजीम बताती है, कहीं ना कहीं भले ही वो अलगाववादी हैं, अलगावगी पसंद हैं, लेकिन अपने आप को एक सियासी तंजीम बताते हैं, क्या अब उनकी मुखालफत करने वालों पर इस तरह जानलेवा हमला होगा, उनकी जान ले ली जाएगी? जी हाँ, देखिए, बाबर कादरी का कत्ल एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है कश्मीर के लिए, कश्मीर की आवाम के लिए, कश्मीर के अमन के लिए।
और जिस तरह से आपने कहा, देखिए वो एंटी इंडिया कोई ऑफिशियली तौर पर उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से ट्वीट किया है, जो बातें कही हैं कि कश्मीर के अवाम जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, वो इसके बजाय चाइना की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये जो वहाँ के अवाम की जो सोच है, जो फिक्र है, जो ख्यालात हैं, जो अफकार हैं, उन्हीं ख्यालात और अफकार की तर्जुमानी करते थे, नुमाइंदगी करते थे बाबर कादरी। और अब बाबर कादरी का अगर कत्ल होता है तो एक बहुत बड़ा सवाल कश्मीर के लोगों के सामने खड़ा है, और कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल के लिए यह बहुत बड़ा सवाल है। आप ये सोचिए कि हुर्रियत ने जिस तरह से पूरा 90 के बाद से जिस तरह से पूरे वादी में माहौल बनाया कि हम अमन के साथ अलहदगी पसंदी की बात करते हैं, हम बातचीत से मसले का हल चाहते हैं, और अब सैयद अली शाह गिलानी का इस्तीफा होता है और हुर्रियत के अंदर मुखालिफत होती है। सैयद अली शाह गिलानी के आप इस्तीफे को पढ़िए, उनका जो इतना 2 पेज का जो इस्तीफा नामा है, उसमें उन्होंने, उनके इस्तीफे ने, उन्होंने नहीं, वो नहीं चाहकर ऐसा करेंगे, उनके इस्तीफे नामे ने हुर्रियत की पोल खोल कर रख दी कि किस तरह से हुर्रियत पीओके में बैठे लीडरान कंट्रोल कर रहे हैं, और सैयद अली शाह गिलानी का जो उनकी जो अख्तियारात हैं वो सल्ब हो चुके थे। अब हुर्रियत के खिलाफ बोलना, आप ये चीजें सोचिए, हुर्रियत के खिलाफ बोलना, उसका जो सजा है वो सजाए मौत है, ये तय हुआ है, ये बताया है बाबर कादरी के कत्ल में। और बाबर कादरी ने लगातार इस तरह की बातें की, मुतनाज़े बयानात दिए, और मेरे ख्याल से हुर्रियत 90 के बाद से इसी तरह की बातें कर रही है। तो मेरा इतना ये कहना है कि अब कश्मीर के अवाम को सोचना चाहिए, कश्मीर बिल्कुल का मुस्तकबिल तय करना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तय करना है। बिल्कुल, अवाम को अब कश्मीर की सोचना होगा, और उस तरह के लोग भी अब शिकार हो रहे हैं, उस तरह के लोग भी अब मारे जा रहे हैं जो एक खास किस्म की सियासी फिक्र को फरोग दिया करते थे, खास किस्म की विचारधारा को फरोग दिया करते थे। मैं एक बार फिर फारूक वानी के पास जाऊंगा। फारूक वानी, रद्द-ए-अमल हम जानना चाहेंगे, बाबर कादरी के कत्ल के बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है कश्मीरियों का, आम कश्मीरियों का? जी, सबसे पहले अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो कल से लेकर आज तक जब से ये घटना घटी है, सभी लोग सख्ते में हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी है उनके साथ हमने बात की तो उनका कहना है कि एक इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ जब इस तरीके से बर्ताव किए जाएंगे, इस तरीके से हमले किए जाएंगे, तो आम लोगों का फिर खुदा ही हाफिज है, क्योंकि इस तरीके के अब आज़ादी किसी को नहीं है। कोई भी जम्मू कश्मीर की जब बात करेगा या जम्मू कश्मीर के पक्ष की बात करेगा या फिर जम्मू कश्मीर की जो मुद्दे हैं वो सामने लाएगा या उनको किसी अपनी जो सोच है वो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे रखेगा, तो उनके ऊपर भी इस तरीके के हमले किए जाएंगे। इस पर काफी नाराजगी है और बहुत सारे लोग जो बाबर कादरी के साथ, युवा पीढ़ी खास तौर पर उनके साथ जुड़ी हुई थी, और कई तरह की जो बाबर कादरी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो लोगों के भी काम आते थे, कई तरह की सहायता भी लोगों को कर रहे थे। खास तौर पर जो 2014 का पलट भी आया उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया है, और यहाँ पर जब खराब हालात की वजह से लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो कई ऐसी फैमिलीज हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिन तक उन्होंने जो जरूरी सामग्री है वो पहुंचाई है, तो उसमें भी उसका अब जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और लगातार जिस तरीके से वो वाहिद एक लीडर थे जो सैयद अली शाह गिलानी को उन्होंने क्रिमिनल करार दिया था, और डिबेट में भी उन्होंने ये बातें कही थी, कहीं न कहीं उसका भी लिंक इसके साथ जोड़ा। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से बार एसोसिएशन के अंदर उनके कुछ सीनियर लीडर हैं, सीनियर जो वकला हैं, उनके साथ उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि लाइव में भी उन्होंने एक मतलब कई पहलू हैं इस वारदात के। अशरफ मलिक पीडीपी के लीडर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अशरफ मलिक साहब एक खास फिक्र को लेकर चलते थे बाबर कादरी साहब, ये सभी लोग जानते हैं, और जिस तरह की बात बाबर मलिक साहब करते हैं ऐसी बात बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में करते हैं। हत्ता कि फारूक अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं कि चाइना के साथ कश्मीर के लोग ज्यादा रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पर चाइना के लोग हुकूमत करें, ये बात। तो क्या इस तरह की फिक्र के लोगों को भी मारा जा रहा है, और वो इसलिए कि हुर्रियत की वो मुखालफत कर रहे थे, हुर्रियत को निशाने पर ले रहे थे? क्या इस तरह की फिक्र के लोगों को भी, यानी आम कोई भी कश्मीरी चाहे वो किसी भी फिक्र का हो, अब महफूज नहीं है? देखिए भाई,
सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है, उनकी सियासत तो सिर्फ बयानबाजी पर मबनी है। वो कल एक बात कहेंगे, सुबह दूसरी बात कहेंगे। कल उन्होंने चाइना का नाम लिया, परसों पाकिस्तान का नाम लेंगे। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की अभी बात नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा था कि इसी तरह की बातों को बाबर कादरी भी आगे बढ़ाया करते थे, इसी तरह की वो बातें करते थे। मेरा सवाल यह है कि इस तरह की फिक्र के लोग भी अब महफूज नहीं है कश्मीर में, मतलब किसी भी फिक्र के लोग महफूज नहीं है। ये कैसा हो गया कश्मीर? ये सीधी सी बात है, जब आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जाएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ लिबर्टी नहीं दिया जाएगा, तो आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है अब्बास मेहंदी साहब। हाँ, मैं पूछना चाहूंगा जो जीडीपी के लीडर हैं, इनसे मेरा सवाल पूछे कि क्या बाबर कादरी के कत्ल की ये खुले तौर पर मजम्मत करते हैं? क्या आपको पता है कि तनकीद करने का हक होना चाहिए? लोगों की मदद तनकीद करता है, आपने देखा शुजात बुखारी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप बाबर कादरी साहब के कत्ल की खुले तौर पर मजम्मत करेंगे? क्या आप कहेंगे कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन से लोग हैं? मैं ये नहीं कह सकता हूं इसके पीछे किसका हाथ है और कौन लोग हैं। मैं जाती तौर ये कहना चाहता हूं, जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी ये किया है, ये बिल्कुल कंडेमेबल है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल, एक दानिश्वर कश्मीरियों ने कल एक दानिश्वर खोया, इससे पहले बहुत लोग हमने खोए। उसके पीछे 2 बेटियां, उसकी वाइफ, उसकी माँ, उसकी बहन, ये इंसानियत का कत्ल है। ये दाऊद, ये मतलब आलमी बाबर का कत्ल नहीं है, ये आलमी इंसानियत का कत्ल है। जिसने भी ये किया है उसने हैवानियत की है। हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। मेरे साथ हमारे जी सलाम के आउटपुट हेड अब्बास मेहंदी साहब भी। अब्बास मेहंदी साहब आपसे बात करेंगे। अशरफ साहब। अशरफ साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं, अगर बाबर कादरी के ख्यालात, उनके अफकार, उनके नजरिए को देखा जाए, उनकी विचारधारा को देखा जाए, तो वो वही बात बोलते थे जो कश्मीर के अवाम के मुतालिबात हैं, जो कश्मीर के अवाम की मांगे हैं। तो आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इसके पीछे हैं? क्या हुर्रियत के खिलाफ लगातार बोलना, सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ लगातार बोलने की सजा तो नहीं है ये? सर मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं। आप बाबर कादरी का रिसेंट ट्वीट देख लीजिए, उसमें उसने पूरी वजाहत की कि मेरे को किसकी तरफ से खतरा है। उसका रिसेंट तो बताइए ना सर, आप लीडर हैं, आप पीडीपी के लीडर हैं, आपकी पार्टी हुकूमत में रही है, आपकी पार्टी आइंदा अगर इंतखाबात की सूरत हाल पैदा हुई तो आपकी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। आप बोलते क्यों नहीं सर? आप अगर उस ट्वीट से आपको वजाहत हो रही है, आपको इशारे मिल रहे हैं, तो उन कातिलों के नाम तो उजागर कीजिए सर। जमहूरियत में हैं आप। हम देखिए भाई साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, उसने रिसेंटली ट्वीट किया है, आप वो चेक कीजिए। उसने रिसेंटली एक तारिक भट्ट के साथ फेस टू फेस एक इंटरव्यू किया, उसमें उसने पूरी वजाहत की क्या मामला है। तो मैं ये जाना, देखिए ये काम तो सर अशरफ साहब, ये काम तो इंटेलिजेंस का है, सिक्योरिटीज एजेंसीज का है, ये पता लगाएंगी। लेकिन आप एक सियासी लीडर हैं, बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आपका क्या मानना है? आपको क्या खदशा, क्या खतरे लग रहे हैं कि आपको किस तरह के इशारे मिल रहे हैं, किस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, लोग वहां क्या कह रहे हैं, खुद बाबर कादरी के घर वाले क्या कह रहे हैं, ये तो बोल सकते हैं सर आप। लोग तो बिल्कुल मातम में हैं, पूरा जम्मू कश्मीर मातम में है। मैं खुद कल से बिल्कुल परेशान हूँ। जो यहाँ सच बोलता है, यहाँ सच बोलने की गुंजाइश नहीं रही। आप जी बिल्कुल, आपने अब सच बोला सर कि यहाँ पर सच बोलने की गुंजाइश नहीं रह गई। सच को दबाने की कोशिश करते हैं। और अब बाबर कादरी के कत्ल पर आपने तो इतना बोलने की भी हिम्मत की, और लोग तो बोल भी नहीं रहे हैं। तो सच यही है कि सच बोलने की गुंजाइश अब नहीं रही। ये सियासत और ये सूरत हाल पैदा हो गई है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब्बास मेहंदी साहब, अगर हम देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि जिंदगी मामूल पर आ रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं और हुकूमत अपने तरीके से पूरी भी कोशिश कर रही है। बावजूद इसके इस तरह की वारदात, इसको करने वाले क्या सोच रखते होंगे और किस वजह से इस तरह की वारदात करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल साफ है इमरान, ये कश्मीर में अमन कौन नहीं चाहता।
किसको डर है कि अब कश्मीर के बाद अगला पड़ाव जो होगा वो पीओके को हासिल करना होगा, ये किसके ख्यालात हैं, ये कौन लोग हैं। तो ये तो पूरी तरह से वाज़ेह। अब आवाम जो वहां पर 4 अलग अलग तबकों में बटी हुई है, एक मजहबी जमात है, एक सियासी जमात है, एक प्रो पाकिस्तानी, एक प्रो इंडियन। तो अब इसमें जो आलायकार दुश्मन के बन रहे हैं उनकी निशानदेही करना अवाम की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है कि उसकी निशानदेही करें और वो लोग खुद निकल कर आए, सामने आए और खुद उसके हिस्सा बने। सबसे बड़ी बात यह है। और मजहबी क़यादतों की ये जिम्मेदारी है कि वो भी इस तरफ इशारा करें, इस तरफ रहनुमाई करें और जिस तरफ अमन की राह दिख रही हो, जहां सलामती की राह दिख रही हो, उस राह पर चलें। अब देखिए ना, बाबर कादरी का कत्ल हुआ। बाबर कादरी टीवी डिबेट पर बैठते थे और कश्मीर के मफादात की बात करते थे, कश्मीर के मसाइल की बात करते थे, जैसा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज कही, ये बातें वो कहते थे। लेकिन उनका जब मर्डर हो जा रहा है तो उनके कत्ल पर कोई बोलने को नहीं तैयार है। अभी अशरफ साहब ने बिल्कुल सच बात की और मैं यही उनसे जवाब जानना चाह रहा था, मैं यही इसी की जानकारी चाह रहा था कि लोग बोल क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि सच तो ये है कि सच बोलने का हौसला अब नहीं रह गया, इस तरह के हालात वादी में कश्मीर में पैदा हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपका भी, और सैयद मेहंदी साहब, अब्बास मेहंदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।